आयुर्वेद की संहिताओं में संस्कारों का वर्णन क्यों मिला। मैं जो पुस्तकों में लिखा है, जो धार्मिक ग्रंथों में लिखा है, जो टेक्स्ट बुक आप आगे पढ़ेंगे उसमें जो लिखा है वो उसकी चर्चा बिल्कुल नहीं करूँगा, वो आप स्वयं पढ़ लेंगे। मैं चर्चा उसकी करूंगा कि इसका आपके चिकित्सक के रूप में क्या प्रभाव पड़ता, क्या इफेक्ट इसका आता है। धार्मिक ग्रंथों में 16 से लेकर 40 संस्कारों का वर्णन है। उनमें से 16 संस्कार ऐसे हैं जो मुख्य हैं और उन 16 संस्कारों में से 10 या 11 संस्कार आयुर्वेद ने अपनी संहिताओं में रखा। तो मैं वहीं से प्रारंभ करता हूं और इसमें व्यक्तित्व विकास की योजना कैसे शामिल की जा सकती है इसकी चर्चा मैं आपसे करूंगा। तो जो 16 संस्कार हैं उसमें 3 संस्कार ऐसे हैं गर्भ धारण से लेकर के और संतान की उत्पत्ति तक किए जाते हैं। पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार, दूसरा संस्कार है पुंसवन संस्कार और तीसरा है सीमंतोन्नयन संस्कार। आयुर्वेदिक क्लासिक्स में आपको गर्भाधान और जो पुंसवन कर्म है, पुंसवन संस्कार है, इसका उल्लेख मिलेगा, सीमंतोन्नयन संस्कार का उल्लेख नहीं मिलता है। सिंपल आप देखें गर्भाधान संस्कार में, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या करते हैं। गर्भाधान संस्कार का प्रारंभ गर्भधारण से नहीं, क्लासिक्स अगर आप देखिए तो गर्भाधान संस्कार के लिए प्रायर तैयारी करने की योजना उन्होंने बनाई कि आपका रहन सहन पहले कैसा होगा, रजस्वला पीरियड में आप क्या करेंगे, आपका आहार कैसा होगा, और जब आप संतानोत्पत्ति के लिए तैयारी कर रहे हैं, जा रहे हैं, तो उसमें आपकी इच्छा क्या है, आपकी या महिला की मानसिक स्थिति क्या है, इसका वो एक्सप्लेनेशन दिया। उसके बाद गर्भधारण हुआ। मॉडर्न कंसेप्ट कहता है कि जब स्पर्म और ओवम की मीटिंग हो जाती है तो गर्भधारण हो जाता है। आयुर्वेद का नहीं, स्पर्म और ओवम की मीटिंग तो शायद हर महीने हो जाती होगी या हर 10 दिन 15 दिन पे जब भी मीटिंग होती है तो हो जाती होगी, लेकिन हर बार गर्भधारण नहीं होता। गर्भधारण कब होता है, जो उसमें जीव ऐड हो जाता है, शुक्र जीव सही हो गए तो जीव वहां आ गया। और अगर इतने पे ही जीव आ गया, गर्भाधान संस्कार हो गया आपकी दृष्टि, लेकिन गर्भाधान संस्कार यही नहीं कर सकते। ये तो प्रारंभ था, उस दिन से लेकर के और जब तक डिलीवरी नहीं होती तब तक की जो गर्भाधान की पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया गर्भाधान संस्कार के अंतर्गत। पश्चिम जो बच्चे इसमें बैठे होंगे, आपने गर्भाक्रांति, मासिक वृद्धि क्रम पढ़ा होगा। यस यस। 3 चीजें इसमें बड़ी मुख्य है, दोहरत अवस्था, यस सर, चौथे तीसरे चौथे, पंचमे मना और षष्ठे बुद्धि। दोहरत अवस्था का जब उन्होंने वर्णन किया तो उसने कहा कि बच्चा अपनी इच्छाओं को माता के द्वारा प्रकट करता है और वो अगर किया जाए तो बच्चा स्वस्थ, सुखी और प्रसन्न पैदा होगा। लेकिन अगर वो न किया जाए तो क्या होगा, तो बच्चे को कष्ट होगा। ये दोस्तों कंसेप्ट है, एक बहुत बढ़िया मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन इसका दे रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया में एक केस रिपोर्ट है बकायदे। ऑस्ट्रेलिया में एक बेबी डिलीवर हुआ जिसने
अपनी वो भूख से रोता तो था, लेकिन अपनी माँ की ब्रेस्ट फीडिंग वो नहीं ले रहा था। जब भी वो ब्रेस्ट के पास नहीं जाती थी, बच्चा मुंह हटा लेता था। जो ने पैदा हुआ उसी में बात कर रहा हूँ। जो वहाँ गायनोलॉजिस्ट या ऑब्स्टेट्रिशियन थे, उन्होंने एग्जामिन किया, समझ में नहीं आया ऐसा क्यों हो रहा है। उसके बाद पीडियाट्रिशियन गए, उन्होंने एग्जामिन किया, मुंह देखा, ये देखा, वो देखा, नहीं समझ में आया। नर्सिंग स्टाफ सब परेशान थे। जब कुछ नहीं मिला तो उन्होंने साइकेट्रिस्ट को बुलाया, और साइकेट्रिस्ट ने जब एग्जामिन पहले तो बच्चे को एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद जब बच्चे में कुछ नहीं मिला तो उसने बच्चे को बगल वाली पेट पे जो महिला थी, डिलीवर्ड महिला थी, उसको पकड़ा दिया और मदर को एग्जामिन करने लगे। और इस बीच में उसने कहा कि बगल वाली जो महिला है उसका ब्रेस्ट फीड बेबी लेने लगा। अपनी माँ का ब्रेस्ट फीड उसने नहीं लिया, बगल वाली जो लेडी उसका ब्रेस्ट फीड उसने ले लिया। तो एनालिसिस ये निकली हिस्ट्री लेने पर, जब ये बेबी गर्भ में आया था तो माँ ने एबॉर्शन कराने का बार बार प्रयास किया, जिसका रिएक्शन वो न्यूनेट जो सद्यजात शिशु है उसका रिएक्शन ये था कि उसने अपनी माँ का दूध नहीं पिया। तो औरत अवस्था और मन का स्थान क्या बताया? हृदय। ये नहीं बताया हृदय। तो जब औरत अवस्था आ गई उसमें बच्चे में सोचने और समझने की शक्ति आ जाती। इसके आइए पंचमे मना षष्ठे को सुना रहे थे। यस सर। और सुनते सुनते वो जब 6 चक्र तोड़ने की प्रक्रिया आ गई तो उसके बाद 15 लिस्ट हो गई, 7वां अब मनु नहीं सुन पाए। ऐसे कथा रखती है। लेकिन एक साइंटिफिक स्टडी है इसके ऊपर। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो प्रेग्नेंट लेडीज वार्ड में एडमिट थे उनके पिलो में, कुछ पेशेंट्स के पिलो में सैड सॉन्ग और कुछ पेशेंट के पिलो में उसमें जिसमें स्थिति थी रात में रोज सॉन्ग चला करता था। और जो चौड़े पैजामे पहन करके लोग डांस वांस करते थे अजीब। ये सॉन्ग के कैसेट्स लगा दिए गए तो ये देखा गया कि जहाँ सैड सॉन्ग था वहाँ बच्चों का जो इंट्रायूटाइन बेबी है, फीटस है, उसके मूवमेंट्स रिलीज हो गए, कम हो गए। और जहाँ रॉक एंड रोल उत्तेजनात्मक संगीत था, उसके वाइब्रेशन थे, वहाँ एक्जिगरेटेड मूवमेंट हुए, जो ये बताता है कि जो गर्भस्थ शिशु है 6-7वें महीने में उसमें सुनने और समझने की क्षमता आ जाती है। तो गर्भाधान संस्कार की ये इन प्रक्रियाओं में सेकेंड है पुंसवन, जो आप जानते हैं मेल एंड फीमेल बेबी डिजायर उसके लिए कहा गया। आज के समय में वो इलीगल है, इसलिए उस एस्पेक्ट की बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती। लेकिन कब करते हैं पुंसवन? कोई बच्चा बताएगा हमें? दूसरे महीने, 3 महीने के पहले कर, 3 महीने 3 महीना के पहले कर लेते हैं सर, मुख्य नक्षत्र में। तब तो गर्भ धारण हो चुका है, और गर्भ धारण जब हो चुका है तो जीन तो क्रोमोसोम डिसाइड हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने लिखा कि जैसे ही आपको ये पता चले फर्स्ट पीरियड मिसिंग हो, उसके बाद ही इमीडिएट आपको जो भी एक्शन टेक करना है वो आपको। सेकेंड मंथ का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया है कई जगह। yes, लेकिन जब आप कमेंट्री पढ़ेंगे या देखेंगे तो उसमें है कि जैसे ही पीरियड मिस हुआ वैसे ही आपको अगर करना है पुरुषोत्तम तो आप करेंगे। उसकी बहुत डिटेल में चर्चा नहीं करूंगा।
सीमंतों में संस्कार जिसका उल्लेख है वेद में नहीं। पढ़ाई लिखाई खत्म, बुद्धि नहीं होता उसमें। क्या होता है उसमें? पढ़ने लिखने की क्षमता, पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है व्यक्ति। हाँ बोलो बोलो बोलो। पढ़ाई कंप्लीट कर लेता है, पढ़ने की मतलब कि पठन पाठन का कार्य समाप्त हो जाता है उसके बाद। सॉलिड रिफ्लेक्स देख लेंगे। देखिए अगर क्लेफ्ट पैलेट है, हेयर लिप है, टंग टाई है, ये सारे एग्जामिनेशन आप करने की कैपेसिटी में है। तो कॉन्जेनिटल एनॉमली रिलेटेड टू द ओरल कैविटी को भी आप उसी समय एग्जामिन कर लेंगे। फर्स्ट डे का ही ये काम है, बाकी एग्जामिनेशन तो आप करते रहेंगे। दूसरा बधू आप पढ़िएगा, आपको देखिए फुल डाइट, उसमें सब कुछ होता है, तो इसलिए बधू दिया गया। घृत जो है वो सेहन का काम करता है और इजिली मैकोनियम पास आउट हो जाता है। तो हमने 3 डिफ्लेक्शन देख लिए, ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन हमने कर लिया, उसको क्लेफ्ट पैलेट है कि नहीं है। बाई बर्थ कुछ बच्चों में टीथ निकले रहते हैं, वो भी हमने एग्जामिन कर लिया। टंग टाई का हमने एग्जामिनेशन कर लिया। तो ये जात कर्म करने का चिकित्सक का दायित्व कहाँ है, वो एस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट संस्कार है नामकरण। पढ़ा होगा आपने जो थर्ड पास होते थे, नक्षत्रों के हिसाब से, राशि के हिसाब से नाम रखे जाते हैं, है ना। पंडित जी आते हैं, माता पिता रहते हैं, प्रश्न वही फिर आ गया। फिर आयुर्वेद विशेषज्ञ की वहां क्या जरूरत है? कभी मन में आया सवाल कि हमारी आपकी वहां जरूरत क्या? नाम रखेंगे पंडित जी, तो हमारी आपकी कहाँ जरूरत पड़ेगी? बोलो। हमारा लेक्चर इसी तरह का होता है क्लास में, कोई बताएगा? हैं? खड़े होके बोलिए, मैं इतनी जोर से बिना माइक के बोल दूंगा। हाँ बोलो। हाँ वेरी गुड, काफी डिटेल को पता है। नामकरण संस्कार बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है। आज उसकी उपयोगिता खत्म हो गई है। प्राचीन काल में संस्कृत की 2 विद्याएं ऐसी थी जो धन कमाने का साधन था। एक ज्योतिष और दूसरा आयुर्वेद। जब नामकरण करते हैं तो बच्चे की राशि, नक्षत्र, ये सब देखे जाते हैं और उसके आधार पर ज्योतिष ये बताता था कि इस बच्चे को किस दोष की व्याधियां होने की संभावना है या शीघ्र चल करके कौन सी व्याधि इसको हो सकती। तो जो चिकित्सक था वो चिकित्सक उसके लिए प्रिपेयर हो जाता था। ये कंसेप्ट आज जैसे भी हमारे पूर्वज कह रहे थे वक्ता महोदय कि हमने दोष विज्ञान छोड़ दिया, हमने धातु विज्ञान छोड़ दिया, ठीक उसी तरह ये कंसेप्ट भी छोड़ दिया। दूसरा, जैसे इस बच्चे ने कहा, बिल्कुल सही कहा, 10वें दिन 7 दिन के बाद अर्ली न्यूनेटल पीरियड समाप्त हो जाता है। तो चेंजेज आने हैं बच्चे को, चेंजेज आने शुरू हो जाएंगे। जैसा ऐसे का कहा कि शुरू में 3 दिन बच्चे का वेट घटता है, फिर अगले 3 दिन वही स्टे करता है और अगले 3 दिन फिर वो आते। तो 10वें दिन क्या उसका वेट जो बर्थ के समय था वो वेट है या नहीं है। ये फर्स्ट एग्जामिनेशन आप यहाँ बच्चे का 10वें दिन करते हैं। आज कहते हैं ना हॉस्पिटल में 10 दिन बाद दिखाने आ जाना, कितने पेशेंट रन बोलते हैं।
कम से कम ग्रामीण क्षेत्र का पेशेंट को दोबारा टर्नअप नहीं होगा, लेकिन नामकरण कराना है तो उसके लिए आना होगा, और जब आएंगे तो हमारी ड्यूटी, हमारा काम बन जाएगा, तो फर्स्ट एग्जामिनेशन बेबी का कर लेंगे। ना बिलाल सूख कर गिर गई तो वहाँ कोई वूंड तो नहीं है, एक्सप्रेशन तो नहीं है, चलो वो भी नहीं है, नाभ तुंडी तो नहीं हो गई, अम्बिलिकल हर्निएशन तो नहीं हो रहा है, या उसी के बगल में विदाउट स्किन कवर एक अलग से निकला है जिसको एकदम फेलस कहते हैं। तो जो अम्बिलिकल रीजन है उसका एग्जामिनेशन भी उसमें हो जाता है, आपने देख लिया। बर्थ के समय लेट डिलीवरी होने पर कैपिक सक्सीडेरियम बन जाता है, ठीक है ना। तो कैपिक सक्सीडेरियम की तस्वीर में धीरे धीरे समाप्त हो जाना चाहिए। अगर नहीं समाप्त हुआ तो क्या है, सेफेलोहेमेटोमा, ये भी हम देख लेंगे, हमारी ड्यूटी हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है न्यूनेटल जॉन्डिस। एट बर्थ अगर बच्चे को जॉन्डिस हो गई तो प्राय सेकेंड डे से जो जॉन्डिस पैदा होती है या ठंडा पैदा होता है वो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। और फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में मैक्सिमम सीरम मिलीमीटर कितना आता है, अप टू 50। बाकी जो पैथोलॉजिकल कॉज है उसमें आगे बढ़ता है और कनेक्टर सेक्टर्स में चेंज होता है। तो अगर 10वें दिन में हम एग्जामिन कर रहे हैं तो स्वाभाविक है उसमें उसका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस अगर है तो वो डाउन जाएगी, 10वें 12वें दिन से जाकर के उसको समाप्त हो जाना चाहिए। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं नामकरण संस्कार। नेक्स्ट है निष्क्रमण संस्कार। संस्कार में कहा गया कि तीसरा महीना जब कंप्लीट होता है उसके बाद ही बच्चे को घर के बाहर निकालना, गर्दन स्टेबल कर लेता है। आज के समय में तो आज डिलीवरी हुई, कल हॉस्पिटल से छुट्टी हो गई, परसों लेकर के हम सिवान का तो हमें आइडिया नहीं है, लेकिन लखनऊ में मैं कहता हूँ अमीनाबाद और हजरतगंज की मार्केट बच्चे को मिलेगी। सिवान में भी ऐसे कोई इलाका होगा या जहाँ के आप स्टूडेंट्स हैं वहाँ भी कोई इलाका होगा। प्रैक्टिकली आप देखें कि यही स्थिति है, तीसरे चौथे दिन लेकर के लोग मार्केट में घूम रहे हैं। न्यूनेटल डेथ के दो इम्पोर्टेंट काम, वन इज द निमोनिया एंड सेकेंड इज द डायरिया। और जब आप तीसरे चौथे 5वें दिन से ही बच्चे को लेकर बाहर घूमने लगेंगे तो उसको इन्फेक्शन होने की पूरी संभावना रहती है और न्यूनेटल डेथ रेट बढ़ जाएगी, पहली चीज। दूसरा, इम्यूनोलॉजी अगर आपने पढ़ी होगी तो शुरू के 3 महीने में बच्चे की इम्यूनिटी बहुत लो होती है जो क्रमशः धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इम्यूनिटी और इम्यूनिटी इन्हांसर उन्होंने कंसेप्ट में दिया है, जिसमें स्वर्ण योग या विभिन्न प्रकार के योग दिए गए हैं, उसकी चर्चा करना करेंगे। अष्टमंगल ग्रह है, पंचक है, सरस्वती है, तमाम बहुत से हैं, उसकी चर्चा कभी दोबारा करेंगे। तो इम्यूनिटी लो है इसलिए भी बच्चे को नहीं होता। तीसरा, आई मूवमेंट, लाइट के प्रति रिएक्शन जो आई का होना चाहिए वो तीसरे महीने के आसपास ही आता है, इसलिए निष्क्रमण संस्कार होने संस्कार के रूप में रखा। जैसे आप पढ़ते हैं ना उसमें कि सूजी ग्रह के बाहर लट कर वो क्या कहते हैं पन उसमें रखा हो, आग रखा हो, सरसों के दाने, ये किस लिए? इसलिए थे कि आप जब प्रसूति कक्ष में प्रवेश करें तो ऑब्स्ट्रक्शन है, आग में हाथ पैर धो के जाए, आग में सेक करके जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा चल करके सरसों के दाने पर से नहीं जा सकता। कि उसी तरह से
ये उन्होंने इसमें स्टोम संस्कार का एक कंसेप्ट दिया कि 3 महीने के पहले बच्चे को आप सूचकागार से या कुमारागार से बाहर या अपने घर के कमरे से बाहर न ले जाए, बाहर वाले से न मिलने दें, तो इन्फेक्शन की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और आप नेक्स्ट चीज अन्नप्राशन। जो फिजिशियन थे, जो सर्जन थे उस समय के, यानी चरक और पर इन्होंने 6 महीने में अन्नप्राशन किया। ये जो पीडियाट्रिशियन का काश्यप और कब, जब बच्चे के दांत निकल आए और बच्चा चलने लगे। ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि बच्चे का जो जीआईटी सिस्टम है, जो लीवर है, जो मेटाबॉलिक प्रक्रिया है बढ़ने की है, वो प्रक्रिया क्रमशः सही रास्ते पे आती है, तब आपको करना चाहिए। अन्नप्राशन की जब बात आई तो थोड़ा सा हम सब्जेक्ट से डिबेट करते हैं, क्योंकि जो मेरा अपना अनुभव है वो हम आपसे शेयर करना चाहते हैं। अगर अन्न की बात आप करें मॉडर्न थ्योरी से, तो कितनी तरह का डाइटेटिक कंपोनेंट्स क्या है? 5 बिल्कुल सही कहा आपने। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स। करेक्ट। जब मरीज आपके पास आता है, डॉक्टर के पास जाता है, तो मरीज क्या करता है, डॉक्टर क्या कहता है? प्रोटीन नहीं खाना, मूंगफली नहीं खानी है तुमको। डायबिटीज का मरीज है, भैया आलू चावल मत खाना, है ना? होगा तो इस लैंग्वेज में चाहिए था। और हमने पढ़ा क्या? प्रोटीन नहीं खाना है, कार्बोहाइड्रेट नहीं खाना है, इसको फैट नहीं खाना है, घी और तेल बंद कर दो इसका, लाइक दैट। आयुर्वेदिक प्रोसेस में चरक में जब आप जाइए अध्याय 26 और 27, उन्होंने अन्नपान में 11 क्लासिकल डिफरेंस दिए, 11 ग्रुप में बांटा। क्यों बांटा? अब मैं जो बोलूंगा उसको आप ट्रांसलेट करिएगा, भाई समय हो जाए बता देना। उन्होंने कहा शुष्क धान्य वर्ग। शुष्क धान्य क्या है? चावल, इसको हम आज की भाषा में क्या कहेंगे? साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहेंगे? अभी आपने कहा ना प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या है? कार्बोहाइड्रेट। तो शुष्क धान्य वर्ग कार्बोहाइड्रेट। इसके बाद एक वर्ग दिया उन्होंने इच्छू वर्ग, जिसमें गन्ने या गन्ने से बने हुए प्रिपरेशन, शक्कर है, गुड़ है, शर्करा है, लाइक दैट। ये क्या है? ये क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। इसके बाद उन्होंने एक वर्ग दिया मध्य वर्ग। तो मध्य आज का अल्कोहल नहीं है, वो मध्य क्या था? जो चावल से बनता था, जो गुड़ से बनता था, जो महुए से बनता था। ये क्या है? अल्कोहल। बोलो बोलो। अल्कोहल ये भी कार्बोहाइड्रेट है। चाहे चावल आए, चाहे गुड़ आए, चाहे महुए से आए, महुआ भी मीठा है। तो 3 कार्बोहाइड्रेट के ग्रुप दिया है। कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की लैंग्वेज उनके पास नहीं थी, उनके पास वो संस्कृत की लैंग्वेज थी। शुष्क धान्य वर्ग, शुगर और मध्य वर्ग। अब इसको थोड़ा और डिटेल में आप जाइए मॉडर्न साइंस के साथ। शुष्क धान्य वर्ग कार्बोहाइड्रेट तो है, लेकिन कौन सा कार्बोहाइड्रेट? देखिए पॉलीसेकेराइड। इच्छू वर्ग में जाइए, वो कौन सा है? वो डाइसेकेराइड। और जब मध्य वर्ग में जाएंगे तो क्या? मोनोसेकेराइड। आप देखते ना खिलाड़ी
हॉकी और फुटबॉल जो खेलते हैं, जब थक गए तो फट से मैदान के बाहर आए, ग्लूकोज का डिब्बा मुंह में डाला, पानी पिया और फिर खेलने चल दिए। ठीक है ना? तो मध्य को क्या कहा? आशुपारी, इमीडिएट इफेक्ट करने वाला। इससे बढ़िया क्या होगा? क्लासिफिकेशन। और ये आपके डाइट का हिस्सा है सब। केवल कार्बोहाइड्रेट नहीं कहा हमने, ये तीनों चीजें आपके डाइट में होनी चाहिए। मीठा भी होना चाहिए, इस तरह का मध्य भी होना चाहिए। जैसे आज वो क्या बोलते हैं, खाने के पहले आप देते हैं जाते हो स्टार्टर, तो उसके मध्य आपका स्टार्टर था। खाने के अंत में खीर खाई तो मीठा था, शुगर था, और खाने में चावल रोटी आपने खाया तो पानी से रहेगा। नेक्स्ट आपके लिए प्रोटीन दो ग्रुप में बांटा होगा। One is the vegetable protein, that is सभी दाल में बांटा। यस सर, दाल, पल्सेस। अगर जितने दालें हैं, यस सर, वो उन्होंने संविधान में बोला, that is vegetable protein आज की बात। और दूसरा वर्ग होगा मांस वर्ग, यस सर, that is फर्स्ट क्लास प्रोटीन। यस सर, फिर फल वर्ग है, शाक वर्ग है, ये सब विटामिन और मिनरल्स के उसमें से उसकी बात है। जल वर्ग में कितनी तरह के जल का वर्णन, और सबके अलग अलग प्रॉपर्टी है। आज हम जो आरओ का पानी पी रहे हैं, सारे विटामिन और मिनरल से कुछ नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एक वर्ग है जो यूनिक है, वो है हरित वर्ग। कितनी लड़कियां इसमें खाना बनाती हैं? तो बता दो, भुजिया की सब्जी बनती है तो उसमें किस चीज का सौंप देते हैं? अजवाइन। अजवाइन। क्यों? भुजिया या अरबी जिसको कहते हैं, ये कॉन्स्टिपेशन पैदा करती है और पेट में दर्द होता है, डेवलप पेन होता है। उसके आगे अजवाइन जो है वो एंटी स्पाजमोटिक है। आलू की सब्जी बनती है तो मेथी से भी सौंप दिया जाए। क्यों? मेथी एंटी डायबिटिक है और आलू कार्बोहाइड्रेट। ये कंसेप्ट सिर्फ आयुर्वेदिक लिटरेचर में आपके यहाँ है, क्योंकि आप ही यहाँ इस तरह का भोजन बनता है, और कंट्रीज में नहीं बनता। वहाँ तो उन्होंने मांस उबाला और काली मिर्च नमक छिड़का या कच्चा ही खा रहे। ये कंसेप्ट वहाँ है ही नहीं। ये कंसेप्ट कब प्याज डालना है, कब लहसुन डालना है, कब फोरन डालना है, कब मेथी डालना है, कब जीरा डालना है, कब अजवाइन डालना है। और अन्य वर्ग में उन्होंने लास्ट में आकर के डाला नमक और क्या वसा, लीस्ट यूज करने वाली। एक चीज यही मैं कहना चाहता हूँ, क्षमा करिएगा अगर आज में बात आ जाती है तो इच्छा होती करूँ। आप आयोडीन नमक यूज कर रहे हैं, इंटरमीडिएट साइंस से सभी लोग पढ़े हुए होंगे। आयोडीन को अगर गर्म किया जाए तो क्या होता है? उड़ जाता है ना? यस सर। जब आयोडीन नमक की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग करने में हरिद्वार में, और वहाँ ये बताया गया कि गर्म खाने में अगर आप डालेंगे तो आयोडीन हो जाएगा। आज ईमानदारी से अगर आप देखें, चाहे दाल बन रही है या सब्जी बन रही है, कुकर में दाल पड़ी, नमक पड़ा, हल्दी पड़ा, बस सब्जी में हल्दी नमक मसाला डाला, बस आयोडीन कहाँ खा रहा? फिर मॉडर्न ये भी कहना, नमक का मिनिमम यूज कीजिए। मॉडर्न कर मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तो मिनिमम यूज भी करना है। आयोडीन नमक भी लेना है, 2 रुपए वाला किलो नमक आज हम 28 रुपए में खा रहे हैं, और क्षमा करिएगा तो 100 रुपए किलो वाला नमक भी आ गया।
कभी सोचना इन चीजों है। आगे बढ़ते हैं अन्नप्राशन संस्कार के बाद नेक्स्ट है प्रायः तीसरे या पांचवें वर्ष में कहा गया करने के लिए। तो शास्त्रीय कंसेप्ट है वो ये है कि जो गर्भ के बाल हैं वो अपवित्र माने जाते हैं और इसीलिए ऐसे बच्चे को लेकर के मंदिर भी नहीं जाते। जब मुंडन प्रक्रिया हो जाती, शौकर्म हो जाता है, उसके बाद ही मंदिर जाने की शास्त्रीय प्रकरण ये करता है। लेकिन दूसरा यह है कि जन्म के बाद शरीर में वरिष्ठ में योगा लगा रहता है, सर में भी रहता है, तो वॉश करने से धोने से वो चीजें उतनी निकल नहीं पाती या उसमें बैक्टीरिया वगैरह जो भी चिपके रहते हैं, तो और कर्म से उन बालों को निकाल देने के बाद एक तरह से फ्रेशनेस आ जाती है, नए बाल आते हैं। दूसरा गर्भ से जो बाल निकलते हैं वो वीक होते हैं, तो जब एक बार वो कट जाते हैं तो अच्छे काले के बाल आने लगते हैं। इसका वर्णन केवल काश्यप ने किया है 4 लाइनों में, वो अध्याय खंडित है, इसमें डिटेल इसका नहीं मिलता है। नेक्स्ट आता है कर्ण वेद संस्कार। ऐसे करते हैं, क्या करते हैं आपने किताबों में पढ़ा हो। तो उपयोग उसके बताए रक्षा भूषण आभूषण पहनने के लिए और रक्षा खंड किससे ग्रह बाधा लेकिन जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर्स है या शायद वैक्स है कर्ण वेद से श्वास रोग भी ठीक करते हैं। आयुर्वेद में इसका कहीं कंसेप्ट नहीं है, ये कंसेप्ट आयुर्वेद में नहीं है और न उसका कोई बहुत ज्यादा मेरिट डिमेरिट नहीं है। अगर ऐसा होता तो किसी लड़की या किसी महिला के सांस कभी नहीं घुसती, उसको ब्लैंकेट रखना नहीं होता। अब आया ग्रह बाधा प्रकरण, आनंद आ रहा है? यस सर। बाल गृह पढ़ा होगा आपने? यस सर। क्या कथा है उसकी, कोई सुनाएगा? चलिए हम सुनाते हैं। भगवान शंकर और पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की रक्षा के लिए भगवान शंकर और पार्वती ने बाल ग्रह बनाए। 5 पुरुष ग्रह 7 स्त्री ग्रह, जो कार्तिकेय की रक्षा कर रहे हैं। कहानी है ना? यस सर। मजा नहीं आया? अब आप इसको पलट दीजिए। अभी कोरोना हुआ, कहाँ पैदा हुआ कोरोना? चाइना में। चाइना में कहाँ पैदा हुआ? एक लैब में। लैब में किसने पैदा किया? एक साइंटिस्ट है, उसने बनाया होगा कोरोना वायरस किसी मकसद से। दुर्भाग्य से वो बाहर फैल गया और इतना बड़ा तांडव उसने कर डाला। शंकर और पार्वती नाम के साइंटिस्ट ने अपने बच्चे के रक्षा के लिए कुछ ग्रह रूपी वायरस या बैक्टीरिया बनाए जो उनके बच्चे की रक्षा करेंगे। और उन्होंने एक नियम बनाया उसके साथ कि जो ऐसा करेगा उसके ऊपर एक ग्रह अटैक नहीं करेंगे, जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर एक ग्रह या ये बैक्टीरिया या ये वायरस या ये कंडीशन अटैक। कल तक जिस चीज का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं था। अगर कोरोना वायरस पैदा कर सकता है इंसान, तो शंकर या पार्वती रूपी जो केमिस्ट हमारा जो साइंटिस्ट था वो क्यों नहीं ग्रह पैदा कर? ग्रह का अर्थ कोई भूत शायद बाधा नहीं, उसके पीछे भी लॉजिक कारण है। तो इन ग्रहों से रक्षा के लिए भी आपको कर्ण वेद करना है। अब आता है कुछ नया।
उपनयन का आयुर्वेद में यूज नहीं किया गया, न डिस्कशन किया गया है। लेकिन जब उपनयन संस्कार होता है तो जो वहाँ ब्रह्मा विष्णु बैठ करके जो गुरु जी होते हैं या जो पंडित जी होते हैं तो उसमें कुछ उपदेश देते हैं। वो उपदेश आपके जीवन शैली के लिए होते हैं। उसके बाद आप पढ़ने चले विद्यारंभ संस्कार वगैरह। विद्यारंभ संस्कार 5वें वर्ष में कहा गया। का बहुत ज्यादा डिस्कशन मैं नहीं ले रहा हूँ, वो आगे ले लूंगा। विद्यारंभ संस्कार 5वें वर्ष में ही क्यों कहा? अगर क्या होता है? आज से करीब 2-3 साल पहले तक मॉडर्न एरा में तीसरे वर्ष से टीचिंग प्रारंभ हो गई। लोअर केजी, अपर केजी, टेढ़ा केजी, सीधा केजी। अब उनको भी एहसास हुआ कि नहीं हम कहीं गलत है, तो अब उन्होंने 4 वर्ष या कहीं भी 5 वर्ष, ठीक है ना? जो साइकेट्रिस्ट है उनकी एनालिसिस ये है कि जब बालक 1.5 वर्ष का होता है तो वो खड़ी लाइन खींचने की कैपेसिटी उसमें आती है। जब बालक 2 वर्ष का होता है तब वो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचने की कैपेसिटी उसमें आ जाती है। इसी तरह से करते करते 5वें वर्ष में जाकर के वो एक्सपायर बना और तब उसको स्कूल भेजना। ये जो साइकोलॉजी वाली बुक्स है उन्होंने ये देखा, कल नहीं माना भाजपा आ गया और विद्यालय संस्कार के लिए कहा गया बच्चा स्कूल गया तो उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई। केवल पढ़ाई की नहीं, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको खाना है, कैसे आपको सोना है, अपने मित्रों से कैसा व्यवहार करना है, समाज में आपको क्या करना है, कैसे करना है। पूरा जो स्कूली लाइफ थी उसमें ये डिस्कशन अवेलेबल है। और उसके बाद आता है, ये तो बच्चों के संस्कार हो गए। इसके बाद आता है समावर्तन संस्कार। समावर्तन संस्कार में क्या था? अब आप स्कूल और कॉलेज छोड़ रहे हैं तो जैसे आज दीक्षांत भाषण होता है ना, ठीक उसी तरह से गुरु या वहाँ का जो आचार्य था वो आपको सिखाता था समाज में जाकर। तो अब मैं थोड़ा सा व्यक्तित्व विकास की तरफ संस्कार से डाइवर्ट होता हूँ। देवी कवच प्राय पढ़ा होगा, दुर्गा सप्तशती के पहले में दिया हुआ है। एक श्लोक है उसमें जो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। रसे रूपे च गंधे च शब्दे स्पर्शे च योगिनी सत्वम रजतम अश्चैव रक्षेन नारायणी सदा। इसका अर्थ क्या है? रस, रूप, गंध, शब्द, स्पर्श, इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी मेरी रक्षा कर तथा सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायण करे। ये धार्मिक एक श्लोक है और व्यक्तित्व के निर्माण में ये श्लोक बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। इसका भावार्थ क्या हुआ? रस यानी जीवन, जिससे हम बोलते हैं। अब हम मीठा बोले या कड़वा बोले या टेढ़ा बोले या रंग बोले। रूप, नेत्र, नेत्र के भाव, गंध, घ्राणेन्द्रिय, शब्द, और स्पर्श, इन
ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग में, अनुभव में कोई त्रुटि न हो हमसे, ऐसी प्रार्थना इस श्लोक में की है। इसी को लेकर मैं आगे चलूंगा। मानसिक विकार न उत्पन्न हो, अतः सत्व रज एवं तम जो गुण है इनकी रक्षा के लिए स्तुति की गई। तो न हम मानसिक रूप से विकृत हो, न हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से विकृत हो, ऐसी इच्छा की गई है। और अगर ये दोनों विकृत नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व समाज में सबसे श्रेष्ठ होगा। आपने कथा सुनी होगी सुल्ताना डाकू की, सुनिए? नहीं सुनी? बचपन में जब वो स्कूल गया, क्लास 1 या 2 में रहा होगा, या गुरु जी के पास जब गया तो वहां से पेंसिल चुरा जाता। घर लाया, मम्मी को उसने बताया, मैं मम्मी आज स्कूल से पेंसिल ले आया हूँ। मम्मी ने कुछ नहीं कहा, शाबाशी की होगी जो भी किया हो, लेकिन कोई कड़ा एक्शन उस बच्चे के प्रति नहीं दिया, और वो बच्चा आज मेरा सुल्ताना डाकू हो गया। और जब उसको फांसी होने लगी, खत्म करने के लिए आदेश किया गया, तो इच्छा पूछी गई तो उसने कहा मैं माँ से मिलना चाहता। और जब माँ उससे मिलने आई तो उसने माँ की जिह्वा काटी। उससे लोगों ने पूछा तो उसने यही कहा कि अगर जब मैं जिस दिन पेंसिल चुरा के लाया था उस दिन माँ ने मुझे टोका होता, डांटा होता, फटकारा होता, मारा होता, तो मैं डाकू नहीं होता, एक सब समाज का इंसान। हमारे व्यक्तित्व के विकास की परंपरा गर्भधारण से शुरू होती है। जब 5वें 6ठे 7वें महीने में, क्षमा करना, महिलाएं टीवी और मोबाइल में रहती हैं तो बच्चा भी पैदा होता है वो टीवी और मोबाइल। अगर वो अपने धार्मिक सत्कार्य की दृष्टि से चले तो निश्चित ही बच्चे भी अच्छे पैदा होंगे। आप ध्यान करिए, अब तो आप बड़े हो गए हैं, जब छोटे थे तो आपको मम्मी पापा या सर से क्या करते? घर आया फिर उसको प्रणाम करिए, ये देखो मामा जी आए, ये देखो चाचा जी आए, ये देखो हमारे बुजुर्ग जी आए, इनका प्रणाम करिए, पैर छूइए। समय का महत्व बताइए, कब आपको पढ़ना है, कब आपको स्कूल जाना है, कब आपको खेलना है, कब आपको सोना। सिखाते थे ना, हम उसको फॉलो करते हैं। अहिंसा, लड़ाई झगड़ा मत करो, एक बड़ा क्लास का उदाहरण है। अगर कोई इससे थोड़ा रुष्ट हो क्षमा करना। जब हमारे यहाँ बच्चा पैदा होता है ना, 6 महीने का क्रोलिंग करने लगता है, क्रोलिंग करने से खींचा आ जाता है, खींची आ जाता है, तो आप क्या कहते हैं? हाँ मुझे मारना, आप मारना। अहिंसा की ट्रेनिंग फर्स्ट डे से आपके समाज में दी जाती है, आपके धर्म में दी जाती है, आपको घर में दी जाती है। लड़ाई झगड़े से तो कैसे अवॉइड करना है, दोस्तों से हमारा व्यवहार क्या होना चाहिए। एक बहुत बढ़िया दीक्षांत भाषण है। रूस के राष्ट्रपति हुआ करते थे कैरोने 1942। वो सेनाध्यक्ष थे। जब ये सेकेंड वर्ल्ड वार हुई तो रूस के राष्ट्रपति भी हो गए थे। वो यूनिवर्सिटी में दीक्षांत भाषण के लिए उनको बुलाया गया। तो मैं तो सैनिक हूं, मैं क्या भाषण दूंगा। तो उनको 3 वाक्य बोले। पहला वाक्य उनका था, अपने से बड़ों का आदर करें। क्यों? इसलिए नहीं तो आपसे बड़े हैं, उम्र में बड़े हैं, बुजुर्ग हो गए, इसलिए आदर करिए, नहीं। आदर इसलिए करिए कि उनके पास जीवन का एक्सपीरियंस है, और वो एक्सपीरियंस आपको प्राप्त होगा अगर आप उनके साथ आदर पूर्वक व्यवहार करेंगे, उनसे मधुर संबंध रखेंगे। पहला व्यक्तित्व विकास की पहली लाइन। दूसरी लाइन, समवयस्कों से वही व्यवहार करो जिस व्यवहार की तुम अपेक्षा करते हो। हमें तो बड़ा अच्छा लगेगा अगर ये हमारी प्रशंसा करें,
लेकिन हमको मौका मिले तो हम इनकी बुराई करेंगे तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो अपने से बराबर वाले से वही व्यवहार करिए जिस व्यवहार की अपेक्षा आप स्वयं करते हैं। मेरे साथ यही व्यवहार होना चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा छोटों से इतना प्यार करिए जो बड़े होकर के आपका आदर करने के लिए बात है। रामायण की लाइन है प्रातःकाल ये धार्मिक भी है और आज के अनुरूप भी है। आज का जो ये कैलोरियन का लेक्चर है इस पे विशेष लिखी गई है, इनपे पीएचडी की गई है इस दीक्षांत भाषण में। खैर वक्त बदल गया, अब आप छोटे से बड़े हो गए हैं तो आप क्या करें। ये समावर्तन संस्कार और गृहस्थ आश्रम और विवाह संस्कार तीनों को मिला करके मैं बात कर रहा हूँ। है संस्कार में लोगों के साथ आपका व्यवहार कैसा अच्छा होना चाहिए। आपकी का व्यवहार आपकी पर्सनालिटी को दर्शाता है। सभी से सम्मान पूर्वक व्यवहार करिए। व्यवहार करते समय ये मत देखिए छोटा है ये बड़ा है, ये किस जाति का है किस धर्म का है, खूबसूरत है या बदसूरत है, ये चीजों का ध्यान मत करिए। आप उससे व्यवहार अगर अच्छा करते हैं तो निश्चित ही आपका व्यक्तित्व सबके सामने दिखाई देगा और आप अच्छे इंसानों में गिने जाएंगे। आपके नमस्कार करने की जो प्रक्रिया है वो भी आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। हमारे एक सीनियर थे डॉक्टर केशव राम पांडे, उनके पिता एमएलसी, उनके बाबा एमएलए और मंत्री दशरथ सर पांडे और अभिमन्यु पांडे नाम। वो हमारे सीनियर थे। मैंने उनसे सीखा, वो जब कॉलेज में घुसते थे तो चाहे चपरासी मिल जाए, चाहे प्रिंसिपल साहब मिल जाए, चाहे टीचर मिल जाए, चाहे सबको पहले नमस्ते करते। यूनिवर्सिटी हमें हुई कि भाई ऐसा आप क्यों करते हैं। बोले एक तो मेरा स्वभाव है कि मैं सबको प्रणाम कर लेता हूँ, इसमें मेरा कुछ घटता नहीं है, और दूसरा आपकी इच्छा नहीं थी मुझे नमस्ते करने के लिए, जब मैं करूँगा तो आप करेंगे ना। और उस तरीके को मैं आज भी फॉलो करता हूँ, चाहे कॉलेज में जाऊँ, चाहे कहीं भी जाऊँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, चपरासी हो, ड्राइवर हो, बिल्कुल और भैया क्या हाल चाल, मजे में हो, ठीक ठाक हो, कुछ आपका नहीं बिगड़ा, लेकिन आपके प्रति उस व्यक्ति के मन में एक अच्छा भाव पैदा हुआ, आपका व्यक्तित्व। नंबर 2, दूसरी चीज है ड्रेसिंग सेंस। आपके वस्त्र कैसे, ये सब संस्कार होता तो उसमें सिखाया जाता। आपका वस्त्र चयन भी आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। आप चिकित्सक हैं, अगर आप फटी हुई शुरुआत का जो फैशन करा लीजिए, फटी हुई जीन्स पहन करके टोपी में बैठेंगे मरीज गए तो मालूम पर। तो अगर आप चिकित्सक हैं, चिकित्सक का जो ड्रेस वो आपको होना चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए ताकि आप अट्रैक्टिव लगे, मरीज हॉस्पिटल अटैक। मल्टी कलर ड्रेस यहाँ उचित नहीं। आप साक्षात्कार में इंटरव्यू में जा रहे हैं, बहुत बड़ी चूक होती है। मैं सर्विस कमीशन और यूपीएससी में 20 इंटरव्यू दे चुका हूँ। बेटा आप पास हो जाओगे, आप भी सर्विस कमीशन बिहार में या कहीं जाओगे, ड्रेस कोड बहुत मांगेगा। शर्ट आपकी कभी टी शर्ट पहन के मत जाना, कभी जीन्स पहन के मत जाना, वेल ड्रेस में आप जाइए, सलवार सूट में जाइए। एक इंटरव्यू की घटना को बता रहा हूँ, एक हमारे मित्र ही है, वो भी नाम नहीं पूरा उचित नहीं है। इंटरव्यू में गए, उससे ही जो चेयरमैन था
तो सारा इंटरव्यू उनका डाई के ऊपर ले डाला। डाई में क्या पड़ता है, क्या इसका इफेक्ट है, क्या साइड इफेक्ट है, और इंटरव्यू का बेकार। तो आप सिंपली जाइए, बहुत ज्यादा चेहरे के रंग रोगन मत करिए, सिंपली वे में जाइए। आपको क्लीन शेप, अगर मेरे पर्सन जो है क्लीन शेप होना चाहिए, आज छोटे हो, कायदे से खड़े हुए हो, तो आपको इंटरव्यू में एक प्लस पॉइंट इसका मिलता है। इसी तरह से पार्टी में जाए तो पार्टी ड्रेस होनी चाहिए। जब मंदिर जा रहे हैं या मस्जिद जा रहे हैं तो वहाँ कुछ चकित ड्रेस होनी चाहिए। पर इन सबका आपके व्यक्तित्व में बड़ा प्रभाव होगा। अपना कॉन्फिडेंस आप बढ़ाइए। कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा? जो आपको आता है, जो आपको अच्छा लगता है, उसका प्रेजेंटेशन बढ़िया होना चाहिए। जो आपको नहीं आता है उसको आप धीरे से रखें। एक छोटा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। एक बच्चा कोई, तुम ही खड़ी हो जाओ। हाँ, एक्सपर्ट ने सवाल पूछा, एग्जामिनर ने आपसे सवाल पूछा, दोष कितने होते हैं? दो। आपने कहा दो, मैंने कहा 3। अब आपका आंसर क्या होगा? नहीं तो मैं सही हूं या आप सही हो? अब इसका जवाब देने का स्टाइल ये होगा, जैसे सपोज इस बच्चे ने कहा कि दो होते हैं और एक्सपर्ट ने कहा नहीं 3 होते हैं। तो आपका जवाब होना चाहिए, हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, दोस्त 2 होते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दोस्त 3 होते हैं। और अगर आप कहीं निगेटिव चले, नहीं सर 2 ही होते हैं, मामला करके। तो आपका जो ज्ञान है, उस ज्ञान का प्रेजेंटेशन आप कैसे कर रहे हैं? और सामने कभी भी अपने उच्चाधिकारी को आप निगेटिव आंसर मत दीजिए। हम लोग ये दिखाया गया है कि चाहे सचिव का ऑफिस हो, चाहे मंत्री जी का ऑफिस हो, उन्होंने कोई आदेश किया तो आदेश टोटल गलत है। यस सर, अभी करके लाता हूँ। बाहर निकलिए, 10 मिनट बाद फिर जाइए, सर अगर ऐसा करेंगे तो ये कॉम्प्लिकेशन एग्रीड हो जाएगा। सचिव मंत्री जो भी होगा ध्यान हो जाएगा। तो इसलिए आपका प्रेजेंटेशन, आपका बोलने का तरीका, आपका मानसिक स्तर, चेहरे का भाव, मुस्कुराहट, टेंशन में नहीं, चेहरा कभी टेंशन में नहीं, कभी आपका होगा। जैसे एग्जामिनेशन होता है ना, क्या करते हैं आप जब पेपर आता है? जो सबसे सरल क्वेश्चन होता है वो पहले करते हैं, जो सबसे कठिन है वो बाद में करते हैं। क्यों? सरल करते करते कठिन का आंसर कहीं कहीं से यहाँ आ जाता है। तो ऐसे ही चाहे इंटरव्यू हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे कहीं भी आप बात कर रहे हो, पहले सरलीकरण से करिए, फिर आपका आपका स्वरूप, हर पॉइंट महत्वपूर्ण है। आपका रंग रूप, कद काठी, लक्ष्य, ये तो ईश्वर की देन, उसको हम नहीं चेंज करते। इसीलिए रूपे रखते गंधे की बात कही पूरा सप्तदी, लेकिन उनको संभालना हमारे छोटा है। हमारे कपड़े की स्टाइल वही होगा, उसको देख करके हम लंबे लग जाए, ऐसा होता है ना। सलवार सूट जब आप पहनती हैं तो आपका कद अलग होता है। जिस दिन आप साड़ी पहन लेती है आपका कद अपने आप ही बड़ा लगने लगता है। हेयर स्टाइल आपका कैसा हो, इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका ड्रेसिंग सेंस भी कायदे का होगा। और अब आती है आपकी संभाषा, थोड़ी चर्चा मैं आपसे कर चुका हूँ। आपकी आवाज़ साफ होनी चाहिए जब आप किसी से बात कर रहे हैं। बोलने का क्रम धीरे धीरे हो, इधर तेज हम बोले सामने वाला समझ नहीं पा रहा, बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं। आपकी वार्ता सामने वाले को बुरा न लगे। सत्यम ब्रूयात्
यम बुरियात न बुरियात अप्रियम सत्यम न ब्रुवात। सच बोलो तो प्रिय हो, अगर अप्रिय सत्य है तो उसको बुरा है। तो आप जो बोल रहे हैं सामने वाले को बुरा नहीं लगना चाहिए, बात को स्टाइल दुर्गा गुरु की आदत होती, जैसे ही मेरे मुंह से निकला मेरा बालग्रह, तब तक आपने शुरू कर दिया बालग्रह के लक्षण ये होते हैं, ये इतने होते हैं, ये वो यार मेरी पूरी बात तो सुनिए, जो सामने वाला कह रहा है उसकी पूरी बात को भी ध्यान सुनिए। जब पूरी बात उसकी सुन लिए तब उसका प्रत्युत्तर आपका प्रत्युत्तर सटीक होना चाहिए। मैं आपको अपने इंडियन टेस्ट के इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ, मेरे सीनियर ने सिखाया कि जब आपसे मैडम तुम्हारी मैडम भी चंदन जी थे, उड़प्पा था आपको उस समय की घटना है, जो पूछा यार सोच के बोलना थोड़ा थोड़ा बोलना, छोटा छोटा बोलना, और वो चीज मेरे हाथ से अपने दिमाग में रखी। प्रश्न से किया गया रक्त बदल जानते हैं, आंसर बेहतर चीज क्या होता है स्राव काल में या उसके बाद भी अगर वह स्त्री को अधिक रक्तस्राव होता है तो रक्त कितने तरह के होते हैं? चार। कौन कौन से? माता चिकित्सा चिकित्सा मेरे आंसर पूछे गए हैं। कोई औषधि बताइए, दूरवा देंगे, श्वस्तपट्टी देंगे, लक्षण देंगे, तो सिंगल लगे। कोई कंपाउंडर का नाम लीजिए, उषानुचूर्ण देंगे, रक्त रस देंगे। उषानुचूर्ण के घटे बताइए, आम के बीज की जामुन के बीज की गिरी, केसर, लाल केसर, में रखते हैं। एक टॉपिक के ऊपर मैंने अपना पूरा इंटरव्यू फेस किया, और अगर वो जैसे मैं कहा था मेरा पता क्या होता है, मैं पूरा बोल जाता तो अगला क्वेश्चन कुछ और होता। तो जब आप परीक्षा देने जाओ, आपका एग्जामिनर क्या पूछ रहा है पूरी बात ध्यान से सुनो, और जितना अगर वो तुम्हें आता है तो जितना छोटा आंसर दे सकते हो उतना छोटा आंसर दो, ताकि वो बात हो जाए उसके आगे उसी में पूछे। आपका इंटरव्यू, आपका एग्जामिनेशन सब आपका अच्छा होगा। यस सर। अब आया आपका बिहार, अरे बिहार में ये बिहार नहीं घूमना तो आपके बैठने का, आपके चलने का तरीका, खड़े होने का तरीका, खाने का तरीका, ये सभी आपके व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं। ये थोड़ा बहुत जो आपके व्यक्तित्व के विकास में सहायक हो सकता है उसकी चर्चा मैंने आपसे की। और इस बार दो संस्कार और छूट जाते हैं, समावर्तन संस्कार और वानप्रस्थ संस्कार। गृहस्थ आश्रम में ये सारी चीजें आ गई। स्कूल से जब आप निकले तो आपके टीचर ने सिखाया, समावर्तन संस्कार हुआ तो आपके कुल गुरुओं ने आपको दीक्षा ने सिखाया, और इसके बाद आया विवाह। विवाह संस्कार छूट गया, अब आते हैं विवाह संस्कार। भूल जाते हैं विवाह संस्कार में जो ये है वो 16 वर्ष महिला की 25 और 25 वर्ष पुरुष की। बाद में बागभट ने इसमें थोड़ा संशोधन किया और पुरुष की एज 20 है, लेकिन गर्भधारण की एज उन्होंने वही रखी। लेकिन समय का प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा क्यों किया? 16 वर्ष या 17 वर्ष में जब शादी हो जाएगी तो उसमें विरागमन की प्रथा थी। आज तो 30 साल में शादी होती है, दूसरे दिन विदाई हो जाती है, तब छोटे होते हैं। तो विरागमन होता था तो 16-17 साल की जो लड़की थी वो 20 साल की हो गई, और 20 साल का जो लड़का था वो 23 साल का हो गया।
1 साल 1.5 साल के बाद बच्चा होगा तो दोनों की एज 20 से 22 से 25 के बीच में आ गई। बाकी जो डिटेल है वो आप पूछ सकते हैं, चर्चा नहीं करनी है। शादी में एक उन्होंने बंधन रखा, असामान्य गोत्र, अतुल्य गोत्री है। अतुल्य गोत्री इसलिए कहा कि बहुत सी ऐसी डिजीज है, किस्मत डिजीज वगैरह है, तैसीमिया वगैरह है, जिनका परिवार में कोई जो व्यक्ति कैरियर होता है, तो अगर दोनों परिवार के एक साथ शादी हो गई तो वो कैरियर दोनों मिल जाएंगे और डिजीज जो प्रेसिपिटेट कर तो असामान्य गोत्री में उन्होंने ये भी बन दिया जो आपके धार्मिक कि नाना यानी माता के कुल में 5 पीढ़ी तक और पिता के कुल में 7 पीढ़ी तक आपको विवाह नहीं है। दूसरा अति बाला और अति वृद्धा, इन्हें गर्भ धारण करने की अनुमति नहीं थी। खत्म कर रहा हूँ। अति बाला में इंट्रायूराइन डेथ की संभावना रहती है, क्योंकि अभी उसके आर्गन फुली मेच्योर नहीं है तो यूट्राइन रप्चर या पेल्विक कैविटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर जो संविदा ग्रंथ कहते हैं वो इंट्रायूराइन डेथ की बात करते हैं, बच्चा अगर पैदा हो गया तो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेगा और अगर जीवित भी रहा तो दुर्बल रहेगा। ये क्लासिकल रिफरेंस है। आज की दृष्टि से भी अगर आप देखें जो मॉडर्न साइंस है कि अगर 15, 16 साल 17 साल के पहले के बच्चे की शादी हो गई हो तो इंट्राल्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होने की संभावना है। और अगर 30 साल से ज्यादा एज हो गई तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। द बेस्ट पीरियड गर्भधारण का 20 से 30 वर्ष, और आज तो शादी भी 30 साल में हो। नतीजा क्या हो रहा है? कभी तो सोचो, अपने दिमाग से सोचो, ये बुक्स में नहीं मिलेगा। जहाँ 25-30 साल की महिला हुई चाहे पुरुष हुआ तो थायराइड की प्रॉब्लम हो गई, डायबिटीज हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टाच इन्फेक्शन हो गया, लाइक दैट सो मेनी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि अति बाला और वृद्धा इनको गर्भधारण नहीं करना चाहिए। कॉन्जेनिटल एनोमली की भी संभावना पड़ जाती है। गर्भधारण के 4 घटक है, आप जानते हैं, क्षेत्र संस्कार की बात में कटता बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें थी जो आपसे शेयर करना चाहते थे। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो सीख पाएंगे आप, मुझे भी अच्छा लगेगा। मेरी बात आपको अच्छी लगी, आपको प्रिय लगी तो मैं भी खुशी महसूस करूंगा, और अगर ना अच्छा लगे तो रेट चला कर दीजिएगा। धन्यवाद।